हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें भी हम आज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। सेकंड बुक का पहला चैप्टर है और आज हम इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन जानेंगे, ठीक है, कि इंटीग्रेशन होता क्या है और इंटीग्रेशन की कुछ एक्सरसाइज हमारी 7.1 उसके कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा है, जैसे मेरे क्लासमेट्स थे और जैसे मैंने ऑफलाइन कोचिंगों में पढ़ा है, वहाँ मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट हैं वो इंटीग्रेशन से बड़े ही परेशान रहते हैं। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के सॉल्व नहीं कर पाते। उसके मेरी नज़रों में दो कारण हैं। पहली बात तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बहुत हैं। एनसीईआरटी में थोड़े फॉर्मूले मान लो कम हैं, लेकिन सवाल भी बहुत कम है, लेकिन थोड़े हम अब जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आर डी शर्मा और सिंगेज भी कराऊंगा आपको, ठीक है, और भी आईआईटी एडवांस तक के सवाल मैं कराऊंगा हर चैप्टर के बाद में। तो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं। पॉइंट क्या हमारा, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते इसकी। एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन में उलझे रह जाते हैं, उसके बाद समझते हैं। कुछ बच्चे होशियार हो जाते हैं एनसीईआरटी पढ़ के, उनकी नज़रों में होते नहीं है वो एनसीईआरटी कोई, मतलब वो मेंढक वाली बात है कि कुएं का मेंढक कुएं को ही संसार समझता है, तो वो एनसीईआरटी को सबको समझ बैठे। एनसीईआरटी मैथ के लेवल में बहुत छोटी है। रियलिटी बताऊँ, मैथ में एनसीईआरटी बहुत छोटी है। एक्सरसाइज में 20-30 सवाल दिए होते हैं। एक्सरसाइज 11 एक्सरसाइज है, कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है। आर डी शर्मा में देखो 32, 33 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में 60, 70 क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे इंटीग्रेशन में कोई नया सवाल देख के मतलब एकदम ड्रप से जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दूसरी बात फॉर्मूले नहीं याद है उनको, ठीक है। फॉर्मूले का मतलब फॉर्मूला नहीं पता है, और उनको एक और चीज़, बच्चों के डिफ्रेंशिएशन भी वीक होते हैं। कुछ बच्चों के डिफ्रेंशिएशन वीक होते हैं। तो दो ही कारण है, एक तो प्रैक्टिस है और एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट में आपका फॉर्मूला आ जाता है, याद होनी चाहिए। फॉर्मूला लगाते कैसे, ये आपको कब आएगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। यानी कि सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्शन है। और प्रैक्टिस और फॉर्मूला कब लगा पाओगे, जब आपको डिफ्रेंशिएशन आते होंगे। तो अगर आप अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं और आपने इससे पहले का डिफ्रेंशिएशन वाला हमारे लेक्चर नहीं देखे, जिससे मैंने डिटेल से आपको डिफ्रेंशिएशन बताया, तो आप सबसे पहले उसको देखें, क्योंकि बिना डिफ्रेंशिएशन के उसका होने जाना कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन में कुछ होने वाला ही नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन का एक दूसरा नाम भी है एंटी डिफ्रेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं आप, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। बताओ, डेरिवेटिव का एंटी है और आपको डेरिवेटिव नहीं पता है, तो एंटी कहाँ से पता कर लेंगे, ठीक है। तो आपको देखना है सबसे पहले डिफरेंशिएशन की वीडियो लेक्चर जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, सर्च करना है यूट्यूब पे डिफरेंशिएशन, क्लास 12 डिफरेंशिएशन बाय आइकॉनिक फिजिक्स, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है, हाउ टू सॉल्व इंटीग्रल प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट इसीलिए नहीं सॉल्व कर पाते। कंसेप्ट वीक है, प्रैक्टिस नहीं है। कंसेप्ट मतलब फॉर्मूला लगाना नहीं आता, लगाएंगे कब, जब याद होगा, ठीक है। प्रैक्टिस कब होगी, जब डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा से आपको डिफरेंशिएशन सिखाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ फॉर्मूलों की क्या, उससे पहले एक आध दो बातें और बता देता हूँ आपको। चलो, कहाँ है हमारा मिटाने वाला यंत्र, हाँ ये रहा। चलो, बहुत ही गहराई से आज हम पढ़ने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। देखो, हाँ देखो, इसका सिंबल क्या है। सबसे पहले सिंबल से बात कर लेते हैं। सिंबल है इसका कुछ ये वाला शब्द ही आपको बताता है कि हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ऐसी वजह से एक्स वाई जेड हो सकते हैं, पर जनरली एक्स ही पढ़ते हैं हम, ठीक है। ऐसे तो वाई जेड के भी खूब एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मेनली हम एक्स ही देखेंगे, ठीक है। अब जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन, उसका एक दूसरा नाम भी है हमारे पास, एंटी डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, यानी कोई फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, सपोज करो कोई फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, उसका हमने डिफरेंशिएशन किया है, या डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ही लिख देते हैं, ठीक। उसका क्या किया हमने, डिफरेंशिएशन। तो उस फंक्शन का हम क्या कर दें,
एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, तो वही फंक्शन लौट के आ जाना चाहिए। फंक्शन एफ एक्स का हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन, और उस डिफरेंशिएट वैल्यू का हमने क्या कर दिया, एंटी डेरिवेटिव, या कह सकते हैं हमने इंटीग्रेशन कर दिया उसका, तो क्या आ जाना चाहिए, वापस वही फंक्शन आ जाना चाहिए। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है, कोई फंक्शन है उसका हमने इंटीग्रेशन किया, ठीक, और उसका हम डिफरेंशिएशन कर दें, क्या कर दें, डिफरेंशिएशन, मीनिंग गलत होगी, ठीक है, हो जाती है मीनिंग गलत कभी कभी, कि क्या कर दें, उसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो वही वापस लौट के आ जाना चाहिए। ये वाली बात समझ में आई आपको, सिंबल ये है, दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव है। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दें तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब उसका एंटी डेरिवेटिव करने पे या इंटीग्रेशन करने पे वही फंक्शन वापस लौट के आ जाना चाहिए। या ऐसे कह लो, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दें उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन कर दें तो वही फंक्शन वापस लौट के आ जाना चाहिए। क्लियर, बहुत अच्छे, स्क्रीनशॉट लेते चलना और नोट्स बनाना ना भूलें, ठीक है, नोट्स बनाना जरूरी है। और मैथ तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, वो तो लिख के ही हो सकती है, ठीक है। चलो, बहुत अच्छे। अब देखो, अब क्या है, अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उनको देख लो। फॉर्मूले बहुत जरूरी है, फॉर्मूला कह सकते हैं। देखो, फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उस पर सपोज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, फॉर्मूला है आपका सबसे पहला, अभी फॉर्मूले लिखने हैं और फिर उसके बाद में आपको इनको अप्लाई करना सिखाऊंगा। आपसे कहेंगे एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करो, तो क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी। अब ये प्लस सी की कहानी क्या है, ये सभी फॉर्मूले में आना है, ठीक है। सही फॉर्मूले में जैसे और भी लिखें हम, ए की पावर एक्स, तो इसका क्या होता है, ए की पावर एक्स प्लस सी, ये सब में आएगा, ठीक है। सी का मैं अभी जो एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं बता दूंगा। जो अभी मैंने बताया था ना, किसी फंक्शन का डेरिवेशन इंटीग्रेशन करें या उसका फिर लौट के डिफरेंशिएशन करें, उसी कहानी में छुपा हुआ है सी का राज। इस सी का नाम और है, मैं आपको बता दूं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या नाम है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, फिलहाल सभी फॉर्मूलों में आएगा ये, ठीक है। और देखो, कोई भी कांस्टेंट है यहाँ, मान लो डी है, ठीक है, डी तो अच्छा नहीं लग रहा, डी तो ऑलरेडी भी है यहाँ। मान लो ए है, कोई कांस्टेंट क्या है हमारा, ए, तो इसका क्या करते हैं, ए को जैसे का तैसा लिख देते हैं, डी के साथ एक्स है तो इसके साथ एक्स प्लस सी। इसका भी कारण क्या है, यही फॉर्मूला है इसका कारण, ठीक है। फिर आपको याद रखना, कोई भी क्या हो आपके पास कांस्टेंट, ठीक है, एनी कांस्टेंट, जैसे 1 2 3, इस एक्स को छोड़ के कुछ भी हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करें, वो कांस्टेंट है जैसे कि तैसे लिख दें, और यहाँ पे जो डी के साथ जो वैल्यू है एक्स वाई जेड, उसको यहाँ लिख दें प्लस सी, ठीक है। 1 अपॉन एक्स, इसका होता है log x बेस सी प्लस सी, ठीक है। मॉड में आना है, log हमेशा मॉड में आना चाहिए, क्योंकि log की वैल्यू मॉड में आती है, क्योंकि log नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। देखो, उसमें log x का 1 अपॉन एक्स होता था, इसमें 1 अपॉन एक्स का log x है, ठीक है। कहीं कहीं आपको ऐसे ही मिलेंगे 5। साइन एक्स की बात करें, किसकी बात करें, साइन एक्स की, तो वहाँ पे क्या होता था कॉस एक्स, लेकिन यहाँ क्या होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और बात करें आपकी कॉस एक्स की, कॉस एक्स ये फॉर्मूला है, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ मैं इनको, ठीक है। साइन एक्स, वहाँ पे माइनस साइन एक्स, यहाँ प्लस साइन एक्स, ठीक है। 7 सेक स्क्वायर एक्स, इसका होता है 10x, वहाँ पे 10x का सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का 10x, और कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, इसका माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। और देखते हैं सेक एक्स 10x, इसका क्या होता है सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। और हमारे पास अब क्या करें, अब और कुछ रह गया, सेक हो गया। चलो
जैसे हमारे पास है कॉट एक्स, कॉट एक्स का हो जाता है लॉग साइन एक्स, मॉड में रखेंगे, ठीक है, प्लस सी, टेन एक्स, टेन एक्स का होता है लॉग सेक एक्स। इसी को और सॉल्व करें तो इसका एक और आ जाता है माइनस के लॉग कॉस एक्स, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी लॉग पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं कैसे आता है, ठीक है। नहीं समझ सकते तो मैं आपको बता ही दूंगा बाद में, ठीक है। 12। अब देखो, अब क्या करना है हमें, और कुछ लिख देते हैं, मानो वैसे साथ के साथ मैं आपको बताता चलूँगा फिर भी। 1/1 + x², इसका होता है tan इनवर्स x + c। 13 1/√1 - x², इसका होता है sin इनवर्स x + c, ठीक है। और फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखा देता हूँ मैं, ठीक है, ले लीजिए। तेरह हो गया शायद, चलो 14वां देखते हैं। अगर ऐसे हो x√x² - 1 dx, तो इसका हो जाता है sec इनवर्स x + c। 15 ऐसे हो अगर a² + x² dx, इसका हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। ऐसे हो अगर रूट में a² - के x² dx, तो इसका 1/a तो नहीं होगा, sin इनवर्स x/a + c। 17 1/x रूट में x² - के a² dx = क्या हो जाता है 1/a sec इनवर्स x/a + c। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, कितना 18वां, जैसे दो फंक्शन है a और b और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, डिफरेंशिएशन का आपको पता ही है, इंटीग्रेशन का थोड़ा बड़ा है, पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे के डिफरेंशिएशन माइनस, पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, और जो कोई भी रिजल्ट आए उसका पूरे का क्या कर देते हैं हम, इंटीग्रेशन। ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। और देख लो, और क्या देखें, 1/, में और क्या कराएं बताओ, इतने में काम चल जाएगा आपका। चलो और लिख देते हैं a² - के x², 1/2a log a - x a + x, उल्टा हो गया क्या, a + x a - x, ठीक है। चलो इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, बाद में करा देंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो कन्फ्यूज होंगे, फिर इसको समझाना पड़ेगा। चलो यहाँ तक हो गया, इतने से हमारा बहुत काफ़ी काम चल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं अपनी 7.1। हाँ, तो इसमें क्या है, जो 1 2 3 4 5 जो 5th तक सवाल हैं वो इंस्पेक्शन मेथड से करने के लिए दिए हुए हैं। तो इस मेथड को मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। जो आपके शुरुआती, वैसे इस मेथड का कहीं यूज नहीं है, कोई मतलब का नहीं है, बेकार है, बिल्कुल बेकार है, मजाक नहीं कर रहा, बेकार की बात है, फिर भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो हम जहाँ से हमारी जो रियल कहानी शुरू होती है वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, देखो 1 2 5 बाई इंस्पेक्शन मेथड। कब सॉल्व करेंगे इनको, एंड ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज के एंड में, जब पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई बराबर i = टू शो कर सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन है, क्वेश्चन है 4
ई की पावर 3x प्लस 1 dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो, तो इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, और डिफरेंशिएशन थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन का यूज होने वाला है इसमें। और डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ भी बातें नहीं करूँगा, आपको पढ़ लेना है पहले ही। चलो, तो सबसे पहले इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को। 4 ई की पावर 3x dx 1 dx। देखो 4 को बाहर इसलिए लिख लिया है क्योंकि इसका कुछ होगा नहीं। इंटीग्रेशन का रूल है, जिसके साथ d लग रहा है उसी का होना है इंटीग्रेशन। d किसके साथ है? x का, तो x इस वाले टर्म में है, 4 में तो कोई x है नहीं, तो इस चक्कर में उसको बाहर ले लिया क्योंकि उसका कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर? किसका होगा? जिसके साथ x है। चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब e की पावर x जैसा तो फॉर्मूला है हमारे पास, मैंने अभी भी लिखाया था, लेकिन e की पावर 3x जैसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे हम। तो 3x को मैं क्या मान सकता हूँ? p मान सकता हूँ। ठीक है, क्या लेट कर सकते हैं हम? p। 3x इजिकल टू p लेट कर सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो x का हो गया 1, x के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के ही रेस्पेक्ट में किया है, तो x के रेस्पेक्ट करेंगे तो इसका 1, इसका dp अपॉन में dx। ठीक है, 3x में से x का 1 हो गया, 3 का 3 रहेगा, p का dp अपॉन dx। यहाँ से क्या करूँगा मैं? dx बराबर क्या हो जाएगा? dp अपॉन में 3, जो 3 को नीचे पहुँचा दिया है और dx को इधर। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे जो dx है उस जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? 3p dp अपॉन 3, और जो 3x है उस बराबर क्या माना है हमने? p। तो चेक करो, 3x की जगह पे p, dx की जगह पे dp अपॉन में 3, और प्लस है हमारे पास 1 dx है ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैंने बाहर ले लिया क्योंकि 3 का भी कुछ नहीं होगा, तो 4/3 ई की पावर p dp प्लस 1 dx। ठीक है, अब देखो 4/3 ई की पावर p का इंटीग्रेशन ई की पावर p ही होता है, ई की पावर x का ई की पावर x ही है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1x होगा नहीं होगा इसका, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है, तो इसको ऐसे के ऐसे लिख लेंगे, और d के साथ जो दिया हो इसको ऐसे के ऐसे लिख लेंगे। इसका भी एक कारण है, अगर नहीं समझ पा रहे हो आप, क्या है हमारा डायरेक्ट, जैसे अब ये 5 होता तो इसको 5x ही लिख देता, 50x होता तो इसको 50x ही लिख देता, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसका भी एक रीज़न है, चलो मैं करके दिखा देता हूँ रीज़न। ये बताओ, ये 1 चला आ रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? x की पावर 0, क्योंकि आप जानते हैं किसी वैल्यू की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आप x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता था? x की पावर n+1 और n+1 प्लस c 4/3, p बराबर क्या माना है? चेक कीजिए, p बराबर माना है 3x प्लस 0 और 1 1, 0 और 1 1, तो वही आ गया। या तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, या ऐसे कर सकते हैं। तो ये है। अब c चला आ रहा है, c का हम चलो निवारण करते हैं कुछ, तो समझ में आ गया होगा। पहले सेपरेट कर लिया, फिर इसको फॉर्मूले की फॉर्म में तोड़ने की कोशिश की, तो फॉर्मूले की फॉर्म में लाने के लिए इसके 3x बराबर p लेट कर लिया हमने। फिर इसका डिफरेंशिएशन, मैंने कहा था डिफरेंशिएशन आने वाला है, तो इसका करेंगे 1 हो जाएगा, p का करेंगे dp अपॉन dx, dx को इधर पहुंचा दिया, p को 3 को इसके नीचे ले आए, और ये हमारी वैल्यू आ गई। dx बराबर तो हमने रख दिया dp अपॉन 3, और 3x बराबर p रख दिया, इसको बाहर ले लिया, e p dp प्लस ये e p का EP हो गया, e की पावर x का e की पावर x था, इसलिए इसको मैंने आपको करके दिखा दिया, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अब c की कहानी बताता हूँ आपको। चलो, जैसे मान लो हमारे पास है y बराबर sin x, ठीक है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा? cos x। ठीक है, समझ पा रहे हो? जब मैंने एक फंक्शन था y, उसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये आ गया। अगर इसी का मैं क्या करूं? वापस इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या आ जाना चाहिए? sin x आना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल, मैंने कहा था ना इंटीग्रेशन क्या है? एंटी डेरिवेटिव। इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया ये, तो इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो वापस ये आना चाहिए। क्लियर? और चेक करो, मान लो y बराबर है हमारे पास cos x, ठीक है, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा?
माइनस के साइन एक्स, और माइनस के साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन करें तो क्या आना चाहिए, ये आ जाना चाहिए लौट के कॉस एक्स। क्लियर? क्योंकि देखो भाई माइनस तो हमारा ये माइनस है ही है, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस तो माइनस माइनस प्लस तो यही लौट आए। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये देखो ये दिखाई दे रहा है हमें साइन एक्स प्लस 5 लूँ तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और ये तो 0। और अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो वापस आना चाहिए ये, लेकिन कॉस का तो साइन ही आने वाला है, बस क्या आने वाला है कॉस का साइन। यानी देखो जो साइन का डिफ्रेंशिएशन किया तो कॉस एक्स आया, और कॉस एक्स का दोबारा इंटीग्रेशन कर दिया तो वो चीज़ लौट के आ गई। लेकिन साइन एक्स प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन किया था कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पे वापस ये 5 आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। ऐसी सपोज दैट मैंने कोई और वैल्यू ले ली, y बराबर, इसको हटाओ, साइन एक्स प्लस 50, ठीक है। इसका डी अपॉन डी एक्स किया मैंने तो क्या आ गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने पे यही वैल्यू वापस आनी चाहिए, नहीं आ रही थी। ये क्या चक्कर है? तो इस चक्कर में क्या देखा गया कि जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कॉस एक्स आ रहा है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने पे वापस साइन एक्स आ रहा है, लेकिन वहीं साइन एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करने पर भी कॉस एक्स आ रहा है, लेकिन उसका इंटीग्रेशन करने पर वापस 5 नहीं आ रहा है, यानी कांस्टेंट नहीं आ पा रहा है। देखो कांस्टेंट नहीं आ पा रहा था, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करने पे आना चाहिए था भाई ये, तभी तो एंटी डेरिवेटिव माना जाएगा जब इसका डिफरेंशिएशन करने पे, यानी कॉस का डिफरेंशिएशन करने पे ये संग में आना चाहिए था, इंटीग्रेशन करने पे संग में ये आना चाहिए था, नहीं आ रहा था। इसी चक्कर में जैसे इसका ये किया, इससे वापस ये चाहिए था, लेकिन हमें नहीं पता क्या था, इस चक्कर में क्या ले लिया, यहाँ सी के कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, ठीक है। ऐसे भाई हमने साइन का क्या किया, साइन एक्स प्लस 50 का क्या किया कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन करके देखा भाई साइन एक्स आया 50 नहीं आया, तो इस चक्कर में हमने क्या रख दिया, यहाँ पे कांस्टेंट मान के चलने लगे सी। तो इस चक्कर में हर फॉर्मूले में कांस्टेंट है, साइन एक्स का क्या है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि हमने करके देख लिया है उसका, ऐसे करके चेक कर लिया था इसलिए। अब सी क्या है, सी का नाम मैंने बता दिया आपको, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो गौर से देखो ये ऐसा कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, रुका हुआ या फिक्स, लेकिन ये बार बार बदल रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 5 थी, यहाँ पे 50 और कोई होता तो 5000 400 कुछ भी हो सकता था। ये एकमात्र ऐसा कांस्टेंट है जो बदलता है, क्या नाम है इसका, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमेशा बदलेगी इंटीग्रेशन में। समझ पा रहे हैं क्यों आया? क्लियर? क्योंकि हमें पता है साइन एक्स का कॉस एक्स कर रहे हैं तो कॉस एक्स से साइन एक्स आना चाहिए, तो भाई साइन एक्स प्लस 5 का जब कर रहे हैं तो कॉस एक्स आ रहा है, तो इसका करने पे वापस ये आ जाना चाहिए, लेकिन साइन एक्स तो आ रहा था लेकिन 5 नहीं आ रहा था, उस चक्कर में हमने एक कांस्टेंट मान लिया इस जगह पे सी, जो कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। चलो 7 i इजिकल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही है शायद, हाँ यही है। चलो सबसे पहले क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर लो। आपको क्या दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। इससे ये टूट गया, कट गया, सॉरी टूटेगा क्यों, कटेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी कर दे, चलो आगे करते हैं। क्या बचा यहाँ, -1 बचा। अलग अलग कर लें, शुरुआत में अलग अलग करेंगे, बाद में आगे आप सीख जाएंगे तो फिर जल्दी जल्दी कर दिया करेंगे। ऐसे करके अलग अलग कर लिया, तो इसमें एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या होगा 2 + 1 जैसे n+1 अपॉन में n+1 यानी कि 2+1। ऐसे इसमें क्या है, आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको 1x + c, ठीक है, सीख चुके हैं। जो कांस्टेंट है उसको रख दीजिए, जो d के साथ है उसको रख दीजिए। ये क्या हो गया 1/3 x³ - x + c। बहुत आसान है, ईजी, वेरी ईजी। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये और सरल है, देखो ax² bx + c। आपके पास NCERT है, आप चेक कर लें, यही है ना, तो अलग अलग कर लें।
देखो अलग अलग कर लिया मैंने, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स बी एक्स डी एक्स सी डी एक्स। ठीक है भाई, चलो ए का तो कुछ होगा नहीं, बाहर ले लें एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी का कुछ होगा नहीं, कांस्टेंट है, बाहर ले लें एक्स डी एक्स, सी तो कांस्टेंट है ये डी एक्स। ठीक है, चलो ये एक्स की पावर एन लग जाएगा, इसमें भी एक्स की पावर एन लग जाएगा, इसमें आप लगाना चाहें तो एक्स की पावर एन इसमें भी लगा दें, नहीं तो आपका फॉर्मूला बन ही रहा है डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, पावर में एक जोड़ दो और उसे जस्ट नीचे लिख दो। ऐसे इसमें क्या है, पावर में एक जोड़ दो, एक में एक जोड़ेंगे दो और इसे जस्ट नीचे लिख दो। यहाँ क्या हो जाएगा आप जानते हैं, 1 है और पीछे जो लिख रहा है एक्स, सी ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ सी डैश भी लिख सकते हैं। बहुत आसान है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, 2x स्क्वायर प्लस सी एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स। अरे बहुत ही आसान सवाल है, समझ में तो आ रहे हैं। चलो बाहर ले लिया इसको 2 को, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, सेपरेट करना शुरुआत में क्या आपको आसानी हो जाए, तो आप जानते हैं एक्स की पावर एन लग जाएगा, क्या है पावर में एक जोड़ दो, 2 में एक जोड़ेंगे 3 और उसे जस्ट नीचे लिख दो। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यही तो है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। भाई याद रखो, फॉर्मूलों को नोट करके फटाफट याद कर लो, जब जाके एक्सरसाइज स्टार्ट करना, नहीं तो एक्सरसाइज होनी नहीं है। यही तो था, पावर में एक जोड़ दो, या 2 है तो एक जोड़ दे 3 और उसे जस्ट नीचे लिख दो। ठीक है, ए की पावर एक्स का तो ए की पावर एक्स ही होता है प्लस सी, ये भी हो गया आपका आंसर। चलो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है भाई रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को ये देखा करो कि स्मॉल कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को करने के लिए मत दौड़ा करो, क्वेश्चन को चेक किया करो कि क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में होल स्क्वायर खोल सकते हैं माइनस बी का, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो अब देखो आप कहेंगे सर आप तो छोटा करने की बात कर रहे थे, तो बड़ा हो गया, लेकिन रुको तो सही, क्वेश्चन छोटा होगा, चेक करो। रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, यहाँ देखो इस रूट से, इस स्क्वायर से रूट खत्म, इस स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचा यहाँ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। बहुत आसान हो गया, देखो सेपरेट कर लो, एक्स को अलग, 1 अपॉन एक्स को अलग और 2 को अलग। चलो x का क्या हो जाएगा, भाई पावर 1 है तो पावर में से एक जोड़ो और एक को नीचे लिख दो, सेम टू सेम लिख दो। log x 1 अपॉन एक्स का जानते हैं आप, log x होगा, फॉर्मूला याद था ना, 1 अपॉन एक्स का क्या है log x। ठीक है, ये आप जानते ही हैं, मैंने लिखाया था फॉर्मूला, कांस्टेंट को जैसे कि तैसे और जो d के साथ है उसको लिख दो प्लस c। क्लियर, आसान है, कठिन नहीं है। पहले एक्सरसाइज बहुत ईजी है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चल फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही है, चेक करो यही है। आओ सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम डिवाइड कर लेते हैं पार्टिकुलर टर्म में, यही कर सकते हैं सबसे पहले, और कुछ कर सकते हैं हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्लस 5x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छे। चलो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितनी बार एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर काट दिया, एक एक्स बचा, ये काट ही दिया, क्या बचा 5dx, और ये क्या हो गया -4, एक्स को ऊपर लेके आऊँगा क्या हो जाएगा एक्स की पावर -2। ठीक है, अब एक्स की पावर एन क्या है, पावर में एक जोड़ो और उसको सिम टू सिम नीचे, क्यों 1 में 1 2 और उसको नीचे लिखना है। ये क्या है, कांस्टेंट वाला फॉर्मूला है, 5 को ऐसे लिखो, एक्स को ऐसे लिख दी। ठीक है, ये क्या है, एक्स की पावर एन वाला, पावर में एक जोड़ो उसे जस्ट नीचे लिख दो, प्लस ही हो गया।
तो देखो क्या आ गया हमारा x² + 5x, तो क्या बचा माइनस, तो -2 और +1, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस से ये +4, और ये क्या बचा x⁻⁻1 + 6। और नीचे और स्टेप को कर सकते हैं ऐसे हम, x² / 2 + 5x + 4, और ये नीचे आ जाएगा x + 6। क्लियर, बहुत ही आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ऐसा ही है, x³ + 3x + 4, x³ + 3x + 4 √x, यही है। चलो यही है, तो √x को क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करना है सबसे पहले, तो पहले इसको देखो कि √x को क्या लिख सकते हैं हम, तो √x को x⁻² लिख सकते हैं। क्लियर, लिख सकते हैं। अब इसका पर्टिकुलर टर्म में डिवाइड दे लो, हो जाएगा ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ठीक है, अब देखो ये 3 और ये हाफ, 3 हाफ से ये कट जाएगा, या ऐसे कर लो ऊपर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 5/2। ठीक है भाई 3 में से आधा चला गया, 3 में से हाफ चला जाएगा तो 2.5 बचेगा, यानी कि 2.5, हिंदी में 2.5, 5/2। ऐसे ये 1 है, हाफ चला गया, 1 में से कितना बचा हाफ, और ये क्या होगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। चलो अब क्या देखो, x⁻n वाला ही फॉर्मूला लगने वाला है इसमें, क्या है पावर में 1 जोड़ दो, उसे जस्ट नीचे लिख दो। ऐसे सेम टू सेम इसमें पावर में 1 जोड़ दो और उसे जस्ट नीचे लिख दो, ऐसे पावर में 1 जोड़ दो, उसे जस्ट नीचे लिख दो, बहुत ही आसान है कि नहीं। तो देखो ये क्या हो गया 7/2, तो ऊपर जाएगा तो 2/7, और ये 7/2, ये कितना हो जाएगा 3/2, ऊपर जाएगा 2/3, और ये क्या हो जाएगा 3 और 3 पहले से ये, ठीक है 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3/2, ये क्या हो जाएगा हाफ, ऊपर जाएगा भाई हाफ ही तो बचेगा, 2 ऊपर गया 8 हो गया, x⁻² ये +3, और करें इसको 2/7 7/2 + 2x⁻³ + 8 √x, ये हो सकता है आंसर इसका एनसीईआरटी में एकदम करेक्ट। क्लियर, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14। क्या है 14 ही है ना, 13 सॉरी, x³ - x² + x। चलो ये तो बड़ा सा लग रहा है, लिख ही देते हैं इसको। 13 क्या है x³ - x² + x - 1/x - 1 dx, क्या यही है, यही है सर। चलो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये देखो, कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि x² कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x - 1, यहाँ पे से क्या फैक्टर हो गया कुल मिला के। ठीक है, 12th क्लास के स्टूडेंट है, फैक्टर पता होना चाहिए। क्लियर, अब क्या है x - 1 कॉमन आ रहा है, और ले लो x - 1, क्या बचेगा x² + 1। ठीक है, इससे ये भली भांति कट गया, क्या बचा x² + 1 dx। अब इतने क्वेश्चन किए हैं तो इसको तो कर ही सकते हैं, x², 1 जोड़ दो और जस्ट नीचे लिख दो, 1 का क्या हो जाएगा x + c, आंसर खत्म। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और टाइम देखते हैं कितना हो गया, शायद काफ़ी हो गया, ले लिया। चलो तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे, और कंसेप्ट को आप भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस, एक तो मैंने इंस्पेक्शन मेथड नहीं बताया आपको, और अभी कुछ क्वेश्चंस और रह गए जो हम पार्ट 2 में फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे मैं आपसे कहता आ रहा हूँ कि जिससे हर स्टूडेंट का भी कुछ ना कुछ भला हो सके। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।